मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राष्ट्रपति के जो कार्य और उसकी शक्तियां हैं उसके आगे की चर्चा करें, पिछले चर्चा के आगे। तो इसमें पहले प्रथम शक्तियों के अंतर्गत हमने कार्यपालिक शक्तियों का उल्लेख किया था कि पूरे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो संसद से संबंधित हैं उसकी चर्चा हमने की थी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार का विशेष रूप से हमने उल्लेख किया था और यह बताया था कि संविधान में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत केवल अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। टेक्स्ट बुक में या भारतीय संविधान की पुस्तक अध्ययन के लिए जितने भी लेखक पुस्तक लिखते हैं वे राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की संसद के संदर्भ में जो शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों को विधायी शक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। लेकिन भारत का संविधान केवल अध्यादेश जारी करने की शक्ति को राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के रूप में परिगणित करता है। तो जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में वर्णित चीजें संविधान की पुस्तक से भिन्न हो सकती हैं। अब तीसरी शक्तियों पर आते हैं जिसे हम वित्तीय शक्ति के नाम से जानते हैं। वित्तीय शक्तियां देश के पूरे कोष पर जनता का एकमेव अधिकार है और देश का प्रथम नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति उस अधिकार का प्रयोग करता है। विभिन्न जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं इन सब के लिए राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि जितने भी वित्त विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट, ये सब जो धन से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं, पैसे आदि से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं, इन सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति संसद में इसको प्रस्तुत करने के पहले हस्ताक्षर करता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या बजट लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पूर्व हस्ताक्षर अनिवार्य है। भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। उसे हम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। तो बजट भी लोकसभा में पेश करने के पहले राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। इसके बाद लोकसभा में बजट पेश होता है, चर्चा होती है। विभिन्न मंत्रालय के मंत्री जब अपने मंत्रालय के अनुदान मांगों को पेश करते हैं तो वे राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है, अनुदानों की मांग की जाती है। जैसे गृह मंत्री अपने विभाग के अनुदान मांगों को जब पेश करता है तो वह कहता है, एक प्रस्ताव रखता है कि भारत के राष्ट्रपति को अगले वित्तीय वर्ष सच में गृह मंत्रालय के खर्च के लिए इतना अरब, इतना करोड़ रुपया की आवश्यकता है। सदन इस पर स्वीकृति प्रदान करे। तो राष्ट्रपति के नाम से सभी प्रकार के अनुदान मांगे संसद में पेश की जाती हैं। जब दोनों सदन उस विधेयक को पास कर देते हैं, चाहे धन विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो या वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट हो, तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद पुनः राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। तो पेश करने के पहले और पारित होने के बाद राष्ट्रपति का इस पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। इस संदर्भ में एक बात आई पूर्व हस्ताक्षर कि राष्ट्रपति
का हस्ताक्षर सदन में किसी विधेयक को पेश करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे नंबर 1, धन विधेयक। धन विधेयक का मतलब होता है जिसमें धन व्यय करने की बात हो। धन व्यय करने से संबंधित कोई भी विधेयक हो तो उस पर राष्ट्रपति की और संसद से स्वीकृति लेनी हो तो राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है। दूसरा, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या है कि जब किसी विधेयक में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति सम्मिलित होता है उसे वित्त विधेयक कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति चाहिए और दूसरा वित्तीय स्वीकृति भी चाहिए, धन की स्वीकृति भी चाहिए, तभी तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकेगी। तो जिस विधेयक में दोनों चीजों का समावेश हो, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, उसे वित्त विधेयक कहते हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे, अभी इतना समझ लीजिएगा। तो धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, इस पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, यदि किसी राज्य के द्वारा पेश किए जाने वाला कोई विधेयक जो वाणिज्य और व्यापार की व्यवस्था को प्रभावित करता है उस पर भी राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है। तीसरा, यदि किसी राज्य का विभाजन किया जाना है और नए राज्य का निर्माण किया जाना है अथवा किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है तो भी ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है, तभी यह विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है। यह है वित्तीय शक्तियां। अब चलते हैं 4 नंबर पर, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और पद मुद्रा से नियुक्ति की जाती है। जब न्यायपालिका अपने कार्यवाही को संचालित करने के लिए नियमों का निर्माण करती है तो ऐसे नियमों पर भी राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है। तो न्यायिक पालिका के द्वारा कार्य संचालन के लिए बनाए गए नियमों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। आगे देखें, राष्ट्रपति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है जिसे क्षमा प्रदान करने का अधिकार कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख किया गया है। क्षमा क्यों करना चाहिए? इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि दंड में क्षमा का भाव होना चाहिए, दंड में उदारता का भाव होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को, चूंकि वह कार्यपालिका का मुखिया होता है, देश का शासक होता है, इसलिए दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह अपराधियों को क्षमा प्रदान करे। भारतीय संविधान इस क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख करता है। कौन कौन सी चीज है इस क्षमा प्रदान के अंतर्गत? कि दंड में दया का भाव होना चाहिए, यह क्षमा प्रदान है। तो देखें कौन कौन सी शक्तियां इसके अंतर्गत। सबसे पहले है पूर्ण क्षमा, कि राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को यदि वह सोचता है तो उसे पूरी तरह से क्षमा प्रदान कर सकता है। मतलब यह है कि ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं, पूर्ण क्षमा। नंबर 2, वह दंड को प्रविलंब कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अदालत ने सजा दी, क्षमा आवेदन करने का उसे अधिकार है, क्षमा आवेदन पर अभी विचार नहीं हुआ है, राष्ट्रपति से कोई जवाब नहीं मिला है, तो वह उसकी सजा को थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, मतलब कि स्टे दे सकता है, रोक सकता है। कि ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को
मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, उसने आवेदन किया सर्वोच्च न्यायाधीश के पास कि क्षमा प्रदान करने की, उसने याचिका लगाई। राष्ट्रपति से अभी निर्णय नहीं आया है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति के मृत्यु दंड की सजा को थोड़े समय के लिए रोक सकता है। इसे प्रविलंब कहते हैं। तीसरा है विराम। विराम के अंतर्गत किसी अपराधी की सजा जो मिली है उसकी प्रकृति को बदल देना, सजा की प्रकृति को बदलना। जैसे किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है, तो मृत्यु दंड की सजा को राष्ट्रपति चाहे तो आजीवन कारावास में बदल सकता है। तीसरा परिहार। परिहार के अंतर्गत दंड की प्रकृति को न बदलना, लेकिन दंड की मात्रा को कम कर देना। दंड की मात्रा को कम करना, जैसे किसी को आजीवन कारावास है तो उसे 10 साल की सजा या 5 साल की सजा या 1 साल की सजा कर देना। इसको परिहार कहते हैं, रेमिशन कहते हैं। पांचवा है लघुकरण। लघुकरण मतलब सजा की प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन कर देना। जैसे किसी अपराधी को कठोर कारावास की सजा दी गई है तो उसे साधारण कारावास की सजा में परिवर्तित कर देना। ये 5 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने के बारे में संविधान प्रदान करता है। इसमें और भी कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मुकदमा चलने के पहले, मुकदमा चलने के दौरान और सजा सुनाए जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। तीनों स्तर पर कि मुकदमा शुरू होने के पहले, मुकदमा चलते हुए और फिर मुकदमा समाप्त होने के बाद सजा की घोषणा के बाद राष्ट्रपति उसको क्षमा प्रदान कर सकता है। इसके बारे में अमेरिका में एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण आपको बताता हूं। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे। उनके समय उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ। उपराष्ट्रपति ने कुछ आर्थिक अपराध किए थे, उसके चलते स्पीरो एंग्यू उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ा। यह घटना है 72-73 की। तो अमेरिकन संविधान की व्यवस्था के अनुरूप निक्सन ने जेराल्ड फोर्ड को उपराष्ट्रपति नामित किया। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नहीं होते, कोई पद रिक्त हुआ तो उसको नॉमिनेशन या मनोनयन की व्यवस्था है। जेराल्ड फोर्ड ने कांग्रेस के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलने के बाद उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला 1973 में। इस बीच निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट कांड शुरू हुआ। इस वाटरगेट कांड के कारण निक्सन ने राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। परिणाम स्वरूप अमेरिका में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। तो जब निक्सन ने त्याग पत्र दिया तो जेराल्ड फोर्ड उपराष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद मजे की बात यह हुई कि जब निक्सन ने त्याग पत्र दिया तो जो विरोधी थे, मतलब कि जिन्होंने वाटरगेट कांड का अभियोग निक्सन पर लगाया था, उन लोगों ने निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट कांड के कारण सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। तब जेराल्ड फोर्ड ने अपनी इस क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए निक्सन को मुकदमा शुरू होने के पहले ही क्षमा प्रदान कर दिया। मतलब अब आप राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। ये क्षमा प्रदान करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। फिर इसमें महत्वपूर्ण यह है कि यदि राष्ट्रपति को किसी सैनिक न्यायालय ने दंडित किया हो, यदि राष्ट्रपति को क्षमा आवेदन भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्षमा तब प्रदान करता है जब किसी व्यक्ति को सैनिक न्यायालय ने दंडित किया हो, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई हो, अथवा
संघीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपराधी घोषित होता है न्यायालय के द्वारा, तब राष्ट्रपति इस क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उपयोग करता है। इसमें एक आपको घटना बताऊं, केहर सिंह का मामला। केहर सिंह कौन था? 31 अक्टूबर 1984 को जिन 2 सुरक्षा गार्ड ने श्रीमती गांधी को गोली मारकर हत्या की थी, उनमें 2 सुरक्षा गार्ड का नाम था, एक का नाम था बेअंत सिंह, दूसरे का नाम था केहर सिंह या सतवंत सिंह, ऐसा कुछ है। तो एक गार्ड को तो उसी समय मार डाला गया, दूसरा केहर सिंह जो सुरक्षा गार्ड था वो बचा। अब केहर सिंह के विरुद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का मुकदमा चला। पहले जिला न्यायालय में चला, जिला न्यायालय ने उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में भी मृत्युदंड की पुष्टि हुई। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय में जब अपील हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी केहर सिंह की मृत्युदंड की सजा को अनुमोदित कर दिया। इसके बाद केहर सिंह के जो वकील थे वे थे श्री राम जेठमलानी। उन्होंने राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना भेजी और उसने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की पूरी तरह से सुनवाई नहीं की है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे मुकदमे को सुने, हमारे पक्ष को रखने की हमको अनुमति दीजिए, अवसर दीजिए। जब राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना का आवेदन पहुंचा तो राष्ट्रपति ने उस पिटीशन को, याचिका को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि आप हमारे सामने पिटीशन दायर करके अपना तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते। तर्क करना है न्यायालय में जाइए। राष्ट्रपति किसी के तर्क वितर्क पर विचार नहीं करेगा। तो रिफ्यूज कर दिया राष्ट्रपति ने। केहर सिंह की मृत्युदंड की सजा यथावत रही। तब फिर सर्वोच्च न्यायालय में देखिए वकील किस प्रकार से किसी चीज को, किसी मुकदमे को लंबा खींचते हैं, किसी की सजा को लंबा खींचते हैं। तो श्री राम जेठमलानी ने फिर से एक पिटीशन, एक रिट दायर किया, पिटीशन दायर किया सर्वोच्च न्यायालय में कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि यदि किसी की मृत्युदंड की सजा समय पर नहीं दी गई तो वह मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए आवेदन कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। क्योंकि इस घटना को लेकर के लगभग 5 माह का समय बीत चुका था, इसलिए श्री राम जेठमलानी ने सर्वोच्च न्यायालय में यह पिटीशन दायर किया और कहा कि चूंकि लंबा समय बीत चुका है, इसलिए मेरे अभियुक्त अर्थात केहर सिंह की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद उसने कहा कि ठीक है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो और किसी कारण से उस व्यक्ति को यदि मृत्युदंड नहीं दिया जाता तो देर हो जाती है इस मृत्युदंड की सजा देने में, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह आजीवन कारावास के लिए याचिका दायर कर सकता है। लेकिन केहर सिंह के मामले में विलंब हुआ है, अति विलंब नहीं हुआ है। जहां अति विलंब होगा तब न्यायालय उस पर विचार करेगा और 5 माह का समय कोई ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मृत्युदंड की सजा बरकरार रहेगी। फिर देखिएगा, फिर श्री राम जेठमलानी ने एक पिटीशन दायर किया सर्वोच्च न्यायालय में और यह कहा कि यह जो मृत्युदंड की सजा है, फांसी की सजा जिसके अंतर्गत गले में फंदा डाल करके जिसको फांसी की सजा दी जाती है, वह बहुत कठोर है और यह मेरे अभियुक्त के लायक नहीं है, इस व्यवस्था को बदलनी चाहिए। फिर केहर सिंह का मामला और लंबा लटक गया। देखिए, मृत्युदंड जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो यह अंतिम सजा है। इससे बढ़कर सजा दुनिया में और कोई नहीं है। जब से न्यायालय वगैरह की व्यवस्था होनी शुरू हुई है तब से लेकर के आज तक हजारों लोग, लाखों लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। पहले मृत्युदंड देने के अलग अलग प्रकार हुआ करते थे। जैसे भारत में सूली पर लटकाने की प्रथा थी,
जिसे इंग्लिश में क्रॉस पद्धति कहते हैं। जैसे ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, क्रॉस पर लटकाया गया था। भारत में यह पद्धति सूली व्यवस्था, सिर में छेद करके नुकीला लोहे का तार रॉड मारा जाता था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। यह सूली देने की प्रथा थी। इसके अलावा जैसे सुकरात को विषपान का दंड दे करके मारा गया। जब बिजली आई तो बिजली के कुर्सी में बैठ करके उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। फिर यह भी बात आई कि उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए, उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर गोली मार करके लोगों को मृत्यु दंड दिया जाने लगा और फिर अंतिम में आया फांसी पर लटकाने की बात। इसके बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि यह जो फांसी देने की सजा है, इसके बारे में गप मारा जाता है। कितना सही है, कितना गप है, यह आप लोग खुद सुन लीजिए। कि जब मोतीलाल नेहरू किसी स्वतंत्रता सेनानी का केस लड़ रहे थे तो मामला पहुंचा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील, अंतिम अपील के रूप में, क्योंकि भारत में जो कोर्ट था उस कोर्ट ने उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई। अब मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील किया जा सकता था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील हुई तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सजा सुनाई कि उसको ही में बी हैंग्ड, उसको फांसी पर लटकाया जाए। अब मोतीलाल नेहरू ने कहा, अब मैं तुम्हारी ये जो मृत्यु दंड का सजा है उसको मैं बदलूंगा। तो लोग ऐसा कहते हैं कि जिस दिन मृत्यु दंड का सजा, मृत्यु दंड के लिए उसको फांसी पर लटकाया जाने वाला था, वहां पर मोतीलाल नेहरू पहुंचे, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए वकील माने जाते थे। तो वहां पर पहुंचे और जैसे ही जज ने इशारा किया, जल्लाद ने बटन मतलब कि वो लीवर खींचा और वह व्यक्ति फांसी पर लटक गया। जैसे ही फांसी पर लटका, मोतीलाल नेहरू ने दौड़ते हुए जाकर के रस्सी को काट दिया। अब मोतीलाल नेहरू के विरुद्ध मुकदमा चला कि उसने न्यायिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है। तो मोतीलाल नेहरू ने तर्क दिया कि आपने जो निर्णय दिया है वह निर्णय क्या है बताइए। तो न्यायालय ने कहा टू बी हैंग्ड। ठीक, अब यहां पर देखिए एक टेक्निकल बात आती है, उसको फांसी पर लटकाया जाए। क्या आपने मृत्यु दंड की सजा सुनाई? नहीं, वह फांसी पर लटकाया जाए। तो आपने फांसी पर लटकाया था या नहीं? क्या आपकी सजा मृत्यु दंड की थी? नहीं, फांसी पर लटकाने की थी। इस प्रकार से यदि वह फांसी पर लटका करके मार दिया जाता तो यह न्यायिक व्यवस्था का उल्लंघन होता। और तब न्यायालय ने माना कि हाँ, ये यहां पर तर्क बिल्कुल सही है। उसको टू बी हैंग्ड जो दिया गया था उसके आगे और फिर जोड़ा जाने लगा टिल डेथ, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, उसको मृत्यु तक फांसी पर लटकाया जाए। तो ये व्यवस्था आजकल पूरी दुनिया में लागू है, जिसके अंतर्गत न्यायाधीश जब किसी अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है तो उसमें लिखता है टू बी हैंग्ड टिल डेथ, मरते तक उसको फांसी पर लटकाया जाए। वैसे यह जो व्यवस्था है, फांसी की सजा, फांसी के द्वारा मृत्यु दंड देने की सजा का जो प्रावधान है, यह अन्य किसी भी मृत्यु दंड की पद्धति से अधिक अच्छा माना जाता है। बुराइयों में मृत्यु दंड बुराई है तो इसको उपयुक्त माना जाता है। वैसे जब भी किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो जैसे उसको लटकाया गया, लीवर खींचा जल्लाद ने, तो उसके 1 या 2 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक आवाज आती है, यहां गले के पीछे जो हड्डी होती है उसके टूटने की आवाज आती है, कट इस प्रकार से आवाज आती है। और आवाज आने के 3-4 मिनट या 7 मिनट के बाद डॉक्टर उस अभियुक्त का परीक्षण करता है। जब वह मृत्यु का सर्टिफिकेट दे देता है तब वो फांसी की सजा कंप्लीट हो जाती है। तो ये फांसी की सजा के बारे में कुछ बातें हैं। तो केहर सिंह के पक्ष में श्री राम जेठमलानी ने यह तर्क दिया कि फांसी की सजा बहुत ही क्रूर है, इसके अलावा किसी अन्य तरीके से मेरे अभियुक्त को
फांसी पर लटकाया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फिर सुनवाई किया 2-4 महीने के बाद, और उसने ये अंतिम निर्णय दिया कि मृत्युदंड के जितने भी तरीके हैं, इन सभी तरीकों की तुलना में फांसी की सजा ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए केहर सिंह को फांसी पर ही लटका करके मृत्युदंड दिया जाए। तो इस प्रकार से केहर सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और उसको मृत्युदंड दिया गया। तो देखिए, इस प्रकार से तकनीकी कारणों से वकील कोई न कोई तर्क दे करके अपने अभियुक्त, अपने मुवक्किल की सजा को लंबा खींचते हैं। देखिए, सजा केवल तब नहीं व्यक्ति को मिलती जब वह जेल में होता है, उसको मानसिक सजा मिलती है। सोचिए कि जब केहर सिंह को मृत्युदंड की सजा अंतिम रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने सुना दी, पहली बार जब उसके पास अपील पहुंची और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई, तब से लेकर के ये जो 2-2.5 साल का समय लगा, प्रतिदिन केहर सिंह मरता था, पल पल मरता था। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। जब मानसिक रूप से कोई व्यक्ति परेशान होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, कोई गलत काम किया, वह आशंकित होता है कि मेरे मुझे कार्रवाई होगी, मुझे दंड भोगना पड़ेगा, तो यह जो मानसिक रूप से वह विचलित हो जाता है, यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। जैसे कोई व्यक्ति फरार घोषित हो जाता है, तो जब से वह फरार होता है तब से लेकर के उसको पकड़े जाते तक वह पल पल मरता है। ये किसी अपराध से इसको संबंधित मत करिए, केवल समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि वह पल पल मरता है, पल पल तनाव में रहता है। जो नक्सली आज इतना उधम मचा रहे हैं, उनके जीवन का कोई ठिकाना है? पल पल वे मरते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कि सजा में भी दया का भाव होना चाहिए। अच्छा, क्या अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को यदि क्षमा प्रदान किया तो क्या कोर्ट इसका परीक्षण कर सकता है? क्या राष्ट्रपति ने जो क्षमा याचना स्वीकार किया या अस्वीकार किया, क्या ऐसे आवेदनों पर सर्वोच्च न्यायालय पुनरीक्षण कर सकता है कि राष्ट्रपति ने यह काम ठीक किया या ठीक नहीं किया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि यदि राष्ट्रपति अपने क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो सामान्य रूप में सर्वोच्च न्यायालय इसको रिव्यू नहीं कर सकता, परीक्षण नहीं कर सकता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को यदि यह आभास हो या यदि प्रमाणित हो गया कि क्षमा याचना की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने राजनीतिक आधार पर किया, धर्म या जाति के आधार पर किया, तब सर्वोच्च न्यायालय उसका रिव्यू कर सकता है। राजनीति, धार्मिक और जाति के आधार पर राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वैसे सामान्य रूप में जो भी क्षमा याचना संबंधी बातें या एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास आते हैं, राष्ट्रपति उन सभी याचिकाओं को गृह मंत्रालय के पास भेजता है। गृह मंत्री तमाम प्रकार से परीक्षण करके, सब सही प्रकार से देख करके फिर वह अपनी सिफारिश भेजता है। राष्ट्रपति उस सिफारिश पर, उस अनुशंसा पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रायः निर्णय नहीं लेता, वह गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के परामर्श के अनुसार काम करता है, क्षमा याचनाओं को स्वीकार या अस्वीकार करता है। यह है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब 5वें नंबर पर है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।